सन 1907 ईस्वी में औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर कमजोर होने लगा। युद्ध के पहले कंपनी ने मीर जफर को रिश्वत दिया और कहा कि अगर वह कंपनी का साथ देगा तो उसे नवाब बना दिया जाएगा। तहत जमींदार को एक फिक्स रिवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना था। अगर जमींदार रिवेन्यू नहीं जमा कर पाता था तो उसकी जमीन जब्त हो जाती थी। सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ ने एक प्राइवेट कंपनी को रॉयल चार्टर दिया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव था ट्रेड करना, स्पाइस, सिल्क, कॉटन, इंडिगो और हैंडीक्राफ्ट आइटम। उस समय इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमी का लगभग 23 to 25% कंट्रीब्यूट करता था और इंडियन टेक्सटाइल स्पेशली बंगाल का मखमल और सिल्क पूरी दुनिया में फेमस था। शुरुआत में कंपनी ने 1613 ईस्वी में अपना पहला फैक्ट्री सूरत में एस्टेब्लिश किया, फिर धीरे धीरे मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में अपना ट्रेडिंग सेंटर्स बनाया। शुरुआत में तो ये हम्बल ट्रेडर्स की तरह बिहेव करते थे, लेकिन आगे चलकर इनका बिहेवियर चेंज होने लगा क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग नौसेनी ताकत और यूरोप की एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी और यही उनके लिए कब्जा जमाने का एक क्रूशियल फैक्टर बना। सन 1907 ईस्वी में औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर कमजोर होने लगा। सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो गई और बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे रीजनल स्टेट प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट हो गए और यही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंपनी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। कंपनी ने डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी यूज की जिसमें कि लोकल रूलर्स को आपस में लड़वाना, रिश्वत देना, संधि पे साइन करवाना और पॉलिटिकल पावर को हासिल करना जैसे काम शामिल थे। इस समय तक कंपनी सिर्फ व्यापार ही नहीं कर रही थी बल्कि पॉलिटिक्स में भी अपना इंटरफेयर शुरू कर चुकी थी। 23 जून 1757 ईस्वी को बैटल ऑफ प्लासी हुआ जो इंडियन हिस्ट्री का एक मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है। यह बैटल ऑफिशियली सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। युद्ध के पहले कंपनी ने मीर जफर को रिश्वत दिया और कहा कि अगर वह कंपनी का साथ देगा तो उसे नवाब बना दिया जाएगा और रिजल्ट ये हुआ कि सिराजुद्दौला हार गया और मीर जफर को नया नवाब बना दिया गया। इस जीत से कंपनी को बंगाल की इकोनॉमी पर इनडायरेक्ट कंट्रोल मिल गया जो उस समय की रिचेस्ट टेरिटरी थी। बंगाल की वेल्थ कंपनी के लिए मेन रेवेन्यू सोर्स बन गई। इसके बाद 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बैटल ऑफ बक्सर हुआ। इस बैटल में कंपनी ने मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय, नवाब ऑफ अवध और मीर कासिम की कंबाइंड आर्मी को हरा दिया। इस जीत के बाद कंपनी को दीवानी राइट्स मिले यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा से रेवेन्यू कलेक्ट करने का लीगल राइट और यहीं से इकोनॉमिक्स एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टमैटिक फेज शुरू हुआ। 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने डुअल गवर्नमेंट चलाया जिसका मतलब था कि रेवेन्यू कलेक्शन कंपनी करती थी लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन नवाब के हाथों में था। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में कहे तो पावर कंपनी के हाथों में थी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब की थी। नो अकाउंटेबिलिटी, नो प्रॉपर गवर्नमेंट जिससे करप्शन बढ़ा, किसानों पर टैक्स का बर्डन बढ़ा लेकिन फिर भी पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई भी स्पेंडिंग नहीं हुई। इसी पीरियड में 1770 ईस्वी में बंगाल का अकाल हुआ जिसमें लाखों लोग मारे गए लेकिन कंपनी ने रेवेन्यू कलेक्शन कम नहीं किया। के लिए प्रॉफिट फर्स्ट था, ह्यूमन लाइफ बाद में। सन 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट का रूल लागू किया। इसके तहत जमींदार को एक फिक्स रिवेन्यू ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना था। अगर जमींदार रिवेन्यू नहीं जमा कर पाता था तो उसकी जमीन जब्त हो जाती थी। रिवेन्यू रेट बहुत ही हाई रखा गया था, लगभग 89% तक एस्टिमेटेड प्रोड्यूस का हिस्सा डिमांड किया जाता था जिसके कारण जमींदार ने किसानों पर प्रेशर डालना शुरू किया और किसान कर्ज में डूबते चले जाते थे। कंपनी ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेलिब्रेट पॉलिसी अपनाई। इंडिया से रॉ मटेरियल सस्ता खरीदो, इंग्लैंड में मशीनों से चीप प्रोडक्शन करो और फिर इंडियन मार्केट में हाई वैल्यू में बेचो। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन टेक्सटाइल पर हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई जबकि ब्रिटिश गुड्स पर इंडिया में लो ड्यूटीज थी और इसी की वजह से इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री कोलैप्स हो गई, आर्टिसंस अनएम्प्लॉयड हो गए। इसे इकोनॉमिक हिस्ट्री में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने बाद में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी एक्सप्लेन की। उनके अनुसार जो भी वेल्थ इंडिया में प्रोड्यूस होती थी वो इंडिया में री इन्वेस्ट नहीं होती थी बल्कि इंग्लैंड ट्रांसफर हो जाते थे। ब्रिटिश ऑफिसर की सैलरीज, पेंशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, मिलिट्री एक्सपेंडिचर और कंपनी के प्रॉफिट सब के सब इंग्लैंड भेजे जाते थे। इंडिया बस रॉ मटेरियल सप्लायर और फिनिश्ड गुड कंज्यूमर बनके रह गया था। कैपिटल एक्युमुलेशन इंडिया में नहीं हुआ जिसके कारण इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी रुक गया। एग्रीकल्चर के सेक्टर में फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन किया गया। फार्मर्स को इंडिगो, कॉटन और ओपियम जैसे कैश क्रॉप्स को उगाने पर मजबूर किया जाता था क्योंकि ये ब्रिटिश इंडस्ट्री के लिए प्रॉफिटेबल था और इसी कारण जो है वो खाद्य फसलें कम होने लगी जिससे कि फमाइन का रिस्क जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। और 18 और 19 सेंचुरी में हमें कई मेजर अकाल देखने को मिले लेकिन ब्रिटिश पॉलिसी हमेशा रिवेन्यू सेंट्रिक ही रही। रिलीफ मेजर्स लिमिटेड थे क्योंकि प्रायोरिटी जो थी वो प्रॉफिट थी। ब्रिटिश ने रेलवेज, टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया लेकिन इनका मेन ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट नहीं था। रेलवेज नेटवर्क पोर्ट्स को इंटीरियर रीजन से कनेक्ट करता था ताकि रॉ मटेरियल जल्दी से एक्सपोर्ट
प्रमोट हो सके, आर्मी मूवमेंट आसान हो जाए और रिवेलियन को कंट्रोल किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजाइन कैनोनियल इकोनॉमिक नीड्स के हिसाब से था, ना कि इंडिया के डेवलपमेंट के हिसाब से। कुल मिलाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले पॉलिटिकल कंट्रोल को हासिल किया, फिर रेवेन्यू सिस्टम को अपने हाथों में ले लिया, एग्रीकल्चर को कॉमर्शियलाइज किया, इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया, वेल्थ को ड्रेन किया और इंडिया को कुल मिलाकर एक डिपेंडेंट कंट्री में बदलकर रख दिया। 18th सेंचुरी में जो इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर था और 19th सेंचुरी में वही इंडिया पॉवर्टी, फमाइन और अंडर डेवलपमेंट का शिकार बन गया। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इस कंपनी ने भारत के भविष्य को ही बदल के रख दिया। तो अगर आप इसके आगे की स्टोरी को जानना चाहते हैं कि कैसे इसे भारत से भगाया गया, तो आप कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी आपको पार्ट 2 अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।